गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू अन स्टडी। मेरा नाम है अमित और हम लोग बात कर रहे हैं पुर्तगालियों का भारत आगमन। देखो ये पहली क्लास है और इसमें जितने भी मुद्दे होंगे वो सब हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। देखो ये संपूर्ण जानकारी इसके बारे में रहेगी और क्लासेस बहुत जो है वो लंबी नहीं रहेंगी, 15 मिनट 20 मिनट की रहेंगी और उसी हिसाब से हम लगभग सारे जो है आपके फैक्ट क्लियर करा देंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ध्यान रखना, इसको हमने नाम दिया है, इसका नाम क्या दिया है? क्विक रिवीजन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी आप जो है कर सकते हैं, 10 मिनट में 15 मिनट में अपना एक टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं, या 5 मिनट में 7 मिनट में ऐसे। तो संपूर्ण जानकारी जो है ये अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है और हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और शुरुआत से बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। हम लोग सारी जानकारी इस पे जो है देखने वाले हैं। ओके, देखते हैं कैसे जो है इनका आगमन होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं और फिर इनका विदाई कैसे होती है यहां से, मतलब पतन कैसे होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ओके, तो यहां से सबसे पहले क्या उद्देश्य था इनका? तो पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि अरबों व वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव खत्म करना और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ओके, तो दो मुद्दे पर ये काम कर रहे थे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने अब्दुल मनीर नामक गुजराती पथ प्रदर्शक, नाम ध्यान रखना, की सहायता से कालीकट तक की यात्रा की और इसके बाद से हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। ओके, तो कुछ ऐसे यहां पे ये चर्चा चलती है। कालीकट के शासक के जो जमोरिन नाम है इनका, इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया हुआ था और इन्होंने कुछ भेंट स्वरूप कुछ बातें कुछ दिया था इनको। लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से व्यापार कर रहे अरबों ने जो है इनका विरोध किया हुआ था। किसका? वास्को डिगामा का। ओके, तो ये संपूर्ण जानकारी में थोड़ा सा झलक कि भाई कैसे जो है क्या उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट देखें। सन 1500 ईस्वी में पेत्रो अल्वरेज केब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचता है। तो पहला जो आप देख रहे हैं अभियान वो कालीकट पहुंचता है, तो वो आपने देखा वास्को डिगामा था 1498। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आता है, दोबारा से आता है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई हुई थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये संपूर्ण रूप से जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हैं या यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम देते हैं, सबके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। कन्नूर में 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो बनाई हुई थी। ओके, तो ये थोड़ी सी झलक जानकारी आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो गवर्नर आए हुए हैं उनके हिसाब से बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए हुए थे, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये 1505 से 1509 तक रहा है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर। ओके, पहला वायसराय या गवर्नर यही था। उसने भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया हुआ था और इसी को क्या कहा गया है? वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। ठीक है, सॉरी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शांत जल की नीति भी बोला जाता है या ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसको कहा। 1508 में वह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ था, ऐसा कहा जाता है। किंतु 1509 में उसने महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की शासकों को एक साथ जो है हराया था और द्वीप पर अधिकार किया था। दमन द्वीप की हम लोग बात करते हैं ना, उस पर अधिकार किया था। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली, ध्यान रखना, जब ये द्वीप पे कब्जा करने के बाद में पुर्तगाली हिंद महासागर में अपने आप को, क्योंकि तीन एक साथ सेनाओं को जो है इन्होंने, तीन एक साथ संयुक्त सेनाओं को इसने हराया हुआ था, इस वजह से कहा जाता है हिंद महासागर पर सबसे अधिक शक्तिशाली है। अल्मीड़ा ने अंजदेव, मन्नार और कन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्रियों के साथ साथ वास्को डिगामा द्वारा कोचीन में एक स्थापित किले इसको और मजबूत कराया था। तो ध्यान रखना अंजदीप, मन्नार और कन्नौर। ओके, ये सब याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक और फिर गवर्नर इसके बाद में आता है, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक रहता है। तो अल्मीड़ा बाद में अल्मीड़ा के बाद में अल्बुकर्क, ये 1509 ईस्वी में गवर्नर बनता है। इसे भारत में
पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, नोट डाउन करेंगे। ओके, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीता था। तो किससे गोवा जीता था, यह भी आपसे स्टेटमेंट के तौर पर आएगा। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी थी। एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे ही गोवा जीता, इसके बाद में ये लग गया कि हाँ अब जो है ये यहां पे अपने आप को फुल्ली स्टैब्लिश कर चुके हैं। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर भी नियंत्रण स्थापित किया था। तो गोवा, मलक्का, कोचीन को इसने मुख्यालय बनाया था अपना। तो ये कुछ खास मुद्दे आप लोग ध्यान रखेंगे। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर 1515 में उसका अधिकार हो गया। तो फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये भारत के जो पश्चिमी एरिया है वहां पे भी जाके आधिपत्य करता। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में एक दुर्ग बनाने की इजाजत भी दी थी। कहा जाता है कि अल्बुकर्क अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती भी इसने बड़ी संख्या में की हुई थी। तो यह भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह, हाँ इसी वजह से मैंने बोल्ड किया हुआ है कि कौन कौन मुख्य बातें। तो अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया और 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु होती है। 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबो में और फिर मलक्का कारखाने जो है वो स्थापित किए हुए थे। गोवा को पुर्तगालियों ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। ये मुद्दा ध्यान रखना। ओके, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया हुआ था। अब इसके बाद में आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई पड़ता है। वहां पे हमें गवर्नर का नाम जो है बहुत इतिहास में पता नहीं चलता है कि 1515 के बाद में 1519 तक कौन रहा। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ 1529 तक कौन रहा। 1529 और 1538 के बीच में नीनो डी कुन्ना ये गवर्नर बनकर भारत आता है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि 1515 से लेके 1529 तक का यहां हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी, पुर्तगालियों के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है कि कौन यहां पे गवर्नर रहा। क्योंकि आपने देखा हुआ था कि अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 तक रहा था, लेकिन बीच में गैप है। तो हम यहां से पढ़ते हैं। तो नीनो डी कुन्ना ये 1529 से लेके 1538, तो 29 में नीनो डी कुन्ना ये भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बना। ओके, नीनो डी कुन्ना ने 1530 ईस्वी में प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया था। इसको आप लोग ध्यान रखना। ओके, इसको आप थोड़ा सा अपने जहन में रखना कि कोचीन से गोवा जो है अपना मुख्य केंद्र किसने बनाया हुआ था। ओके, तो ये नीनो डी कुन्ना है। नीनो डी कुन्ना की एक और खास बात यह थी कि इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से बसीन की विषय पर एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया और कहा जाता है फिर यहीं पे हिंद महासागर में, पश्चिमी हिंद महासागर में इसको डुबाकर, अर्थात बहादुर शाह को डुबोकर मार दिया गया था यहीं पे। ओके, नीनो डी कुन्ना ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल, दीप, काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। 1538 ईस्वी में गार्सिया डी नोरन्ना ये नया पुर्तगाली गवर्नर बनता है और जिसने सीलोन के अधिकांश भागों पर अधिकार किया था। सीलोन मतलब श्रीलंका, ओके, इस पे अधिकार किया था। तो 1538 के बाद में गार्सिया डी नोरन्ना जो है वो गवर्नर बनकर आता है और फिर वो सीलोन के अधिकांश, मतलब पूरे श्रीलंका पे, सीलोन पे नहीं अधिकार करता है, थोड़े से भी करता है, लेकिन हाँ पहुंच जाता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट देखें। 1571 ईस्वी में पुर्तगालियों या पुर्तगाली ईसाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया और पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दे इंडिया नाम दिया करते थे। जो उनका एक सामुद्रिक साम्राज्य था कि भाई हम समुद्र के स्वामी हैं, उसको क्या बोलते थे? एस्तादो दे इंडिया बोलते थे। अपनी कार्टेस आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। कहा जाता है कि एक छत्र राज्य करते थे और इसका मुख्य साधन था
कार्टास, या आप कह सकते हैं कार्टेस, या इसको बोलते हैं परमिट, जिसके पीछे आर्मेडा का बल हुआ करता था। तो सबको परमिट लेनी पड़ती थी कि भाई अगर आपको एशिया में या पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करना, हिंद महासागर से व्यापार करना है, तो आपको एक तरह से इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। इवन कहा यह जाता है कि अकबर ने भी जो है परमिशन इनसे ली थी व्यापार की हिंद महासागर में, क्योंकि उस समय जो है वो बहुत ज्यादा समुद्री शक्ति नहीं हुआ करता था मुगल साम्राज्य। तो यहां पे इनसे जो है वो इनके प्रभाव में आकर अकबर ने इनसे जो है परमिट ली थी। ओके, कार्टस। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे और कार्टस आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। बोलते कि भाई हमने सब कुछ काम किया, हमने खोजा रास्ता, हमने सब कुछ किया, तो हम परमिशन जो है हमसे परमिट मांगिए आप और हमें बदले में पैसा दीजिए। ओके, हाँ, तो बदले में पैसा भी लेते थे। तो यही है कार्टेस आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ओके, सागर का स्वामी। पुर्तगीज पूर्वी तट कोरमंडल, समुद्री तट के मछलीपट्टनम और पुलिकट शहरों में वस्त्र एकत्र करते थे। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागापट्टनम बंदरगाह का विशेष तौर पर यह प्रयोग करते थे। ओके, बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव, सतगांव में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो ये मतलब इसने दी थी। ओके, चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह कहा करते थे। ओके, कि सबसे बड़ा बंदरगाह है महान बंदरगाह। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुबली और शाहजहां की अनुमति से बंदेल, बंदेल ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। वेस्ट बंगाल मतलब जो हुगली के आसी पास वाला एरिया है, ठीक है, हुबली के आसी पास वाला या हुबली जिले के जो एक शहर है वहीं का है। तो बंदेल में जो है शाहजहां। ओके, तो ये सारी जानकारी है। नेक्स्ट देखें, अब ये गए कैसे, देखो क्या दिक्कत हुई। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहां पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो जाता है और अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैन्य पराजय का सामना भी करना पड़ता है। 1602 ईस्वी की बात करें तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को एक तरह से मान्यता प्रदान करी थी कि भाई आप जाएं हमारे अधिकृत क्षेत्रों में, आप निवास करें जाके और व्यापार करें जाके। तो आप समझ सकते हैं कि 1602 में अंग्रेजों को भी पुर्तगालियों से एक तरह से मान्यता लेनी पड़ी थी व्यापार और रहने की। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया और 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के मालावरी दुर्ग डचों के अधीन हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि डचों ने और अंग्रेजों ने जो है इनको बहुत प्रताड़ित किया। प्रताड़ना के बाद में ये कहा जाता है कि फिर ये सीधे अपना जो पूरा कारोबार था वो ब्राजील शिफ्ट करते हैं और बाकी जो है चाइना वाइना के साथ में जो है या थाईलैंड इंडोनेशिया के साथ में व्यापार करने का बाकी यहां से चले जाते हैं। ओके, और भी इसके तमाम सारे कारण रहे। तो कारण क्या थे, अब देखो कारण तमाम सारे थे। एक तो इनके यहाँ घूसखोरी, रिश्वतखोरी, डकैती खूब किया करते जो इनके शासक हुआ करते, लेकिन और भी तमाम सारे कारण है। कारण अगर कारण की बात करें तो धार्मिक दृष्टि ये असहिष्णु थे, मतलब जबरदस्ती बालात ईसाई धर्मांतरण पर बल देना पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण बोला जाता था। कि भाई इनका हमने शुरुआत में उद्देश्य ही पढ़ा था कि ये आए इसी वजह से थे कि तो व्यापार करेंगे और दूसरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ओके, तो ये दिक्कत थी इनके साथ में। अल्बुकर विशेष रूप से मुसलमानों का दुश्मन था। परिणाम स्वरूप भारतीय शक्तियों में पुर्तगालियों में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था। और आप जानते हैं उस समय मुगल जो है और इसके बाद अब मुगल साम्राज्य पूरी तरह से था और अल्बुकर क्या कर रहा था, मुसलमानों का दुश्मन था एक तरह से। तो फिर ये भी एक दिक्कत थी। और बाकी जो आए जैसे डच आए और जो अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर इसके बाद में जो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए, ठीक है, तो वो सब जो है फ्रेंडली रहा करते थे एक तरह से। हालांकि व्यापार तो करते थे जबरदस्ती, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं करते थे। ओके, पुर्तगालियों जैसे। तो इस वजह से इनका पतन, पुर्तगाली व्यापार का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होना और व्यापारिक प्रशासन का कुशल प्रबंधन ना होना, ये इनके पतन का मुख्यतः कारण था। और हमने बताया आपको कि कैसे जो इनके शासक डकैती, घूसखोरी, चोरी ये सब किया करते थे, इस वजह से दिक्कतें हुआ करती थी। तो इनके पतन के ये मुख्य कारण हमें दिखाई पड़ते। अब हम बात करते हैं कि क्या परिणाम हुए, अर्थात भारत पर इसके क्या प्रभाव हुए। तो कई सारे प्रभाव हुए। आपने देखा यहां पे जैसे कि पुर्तगाली नियंत्रण के कतिपय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम तो हुए, लेकिन और भी तमाम सारी चीजें इसमें क्या क्या, एक एक करके बात करते हैं।
1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी भी प्रकार के धर्मद्रोही को दंडित किया जा सके। तो पहला न्यायालय हमें यहां पे दिखाई पड़ता है ऐसा, इनका मतलब पश्चिमी। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर, ओके, ये भारत आते हैं। तो एक तो ये ओबीसी बात है, धर्मांतरण इनका एक तरह से जो है लक्ष्य भी था, उद्देश्य भी था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू, नोट डाउन करेंगे, आता है कई बार, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किया गया। कहा जाता है कि 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला दृष्टिगत होती है। ओके, पुर्तगाली भारत में गोवा, दमनदीप पर 1961 तक शासन करते रहे। तो हमने 3-4 चीजें पढ़ी, अर्थात जो हमने बातें की वो कौन कौन सी बातें की हमने एक बार बता देते हैं। तो पहला हमने बात की पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगाली कैसे आए, ओके, क्या उद्देश्य थे इनके उद्देश्य क्या थे। इसके बाद में हमने पतन के कारण पढ़े, इसके बाद में हमने पतन के कारण पढ़े, इनके पतन के कारण पढ़े, और लास्ट में जो हमने पढ़ा है यहां पे कि इसके क्या परिणाम हुए, परिणाम, इसके क्या परिणाम हुए, परिणाम या क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। ओके, चलिए, तो ये यहीं पे इसको समाप्त करते हैं हम लोग, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये यहां पे क्लियर हो गया आपको। हाँ, तो इसी तरह से आपके 10-15 मिनट में ऐसे एक वीडियो आएंगे, तो वो हम आपको कल जो है हम लोग बात करेंगे डचों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।